और चलिए बात कर लेते हैं समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया है। ड्राफ्ट कमेटी की कार्यकाल 4 महीने बढ़ाया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किए हैं। 27 मई को ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। दूसरी बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 27 मई 2022 को कमेटी का गठन हुआ था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूसीसी की ड्राफ्ट की अगर बात करें तो यहां पर किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया गया है और ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल जो है वो 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। 27 मई को ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा था, लेकिन 4 महीने के लिए फिलहाल बढ़ा दिया गया है। दूसरी बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 27 मई 2022 को कमेटी का गठन हुआ था। तो अपर मुख्य सचिव ने इस का आदेश जारी कर दिया है और बताया यह जा रहा है कि समान नागरिक संहिता की जो ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल है एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है और जो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है वो 4 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो ड्राफ्ट कमेटी आपको बताएं कि 4 महीने के लिए बढ़ाया गया है। हमारी सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, देखा जा रहा है कि कार्यकाल खत्म हो रहे थे लेकिन 4 महीने के लिए एक बार फिर से इसे बढ़ा दिया गया है और आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? इससे पहले यह था कि 27 मई 2022 को कमेटी का गठन भी हुआ था। बिल्कुल, देखिए 1 साल पूरा हो रहा है 27 मई को ही और इससे पहले ये दूसरी बार है जब कार्यकाल बढ़ाया गया है। अभी ये कहा जा रहा है कि 75% काम पूरा हो पाया है। इस पर जो ड्राफ्ट है वो तैयार हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसी पेचीदगियां हैं जिन पर अभी काम किया जाना है। आपको मैं डिटेल में अगर इसमें बताऊं तो रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी इस पर काम कर रही है। कई धर्मगुरुओं से भी सलाह ली जा रही है, दूरस्थ इलाकों में भी जाया जा रहा है। इसके अलावा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से सुझाव यहां पर लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी पेचीदगियां हैं इस पूरे अगर हम ड्राफ्ट को तैयार करने की बात करें उसमें पहले लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं और उसके बाद ये मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मुस्लिम्स, ईसाई, इनके जो मैरिज एक्ट है, शादी की उम्र को बढ़ाने का जो इसमें बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा जो लड़कियां हैं उन्हें भी पिता की संपत्ति में हक दिए जाने को भी लेकर इस पर काम किया जा रहा है। तो तमाम सारी चीजें हैं जो इस ड्राफ्ट में शामिल होंगी। इसमें सुझाव लिए जा रहे हैं, कई धर्मगुरुओं से बात की जा रही है और अब ये 4 महीने के लिए जो कार्यकाल बढ़ाया गया उसमें यह कहा जा रहा है कि जो 75% काम पूरा हो गया है उसको एक बार फिर से स्टडी किया जाएगा। बाकी का जो काम अभी अधूरा है उस पर कमेटी अभी अपना पूरा दोबारा से रिसर्च करेगी, दोबारा से बात करेगी। जो सुझाव आए हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। बिल्कुल भारती, सवाल ये भी है कि जो मौजूदा कमेटी है जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इन 4 महीनों में इस कमेटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? कौन से बड़े ऐसे फैसले, कौन सी बड़ी चीजें होने वाली है? देखिए फैसलों की अगर हम बात करें, इसमें फैसले नहीं, इसमें सुझावों पर काम किया जा रहा है। कौन कौन से वो सुझाव हैं जो लोग चाहते हैं, लोगों से ही सुझाव मांगे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऑफलाइन और ऑनलाइन इस तरीके से सुझाव मांगे जा रहे हैं, उनकी स्टडी की जा रही है, उस पर एक राय बन रही है और उनको फिर ड्राफ्ट में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूरस्थ इलाके में लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। कई धर्म गुरुओं के जो सुझाव है वो इसमें शामिल किए जा रहे हैं और वो क्या सोचते हैं इन तमाम बातों को, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वो ड्राफ्ट में शामिल की जा रही हैं बातें और वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएंगी। अब जब ये 4 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है, जैसा कि 25% काम अभी बाकी है इस ड्राफ्ट में, उनको भी ये कहा जा रहा है कि 4 महीने से हालांकि पहले ही पूरा कर लिया जाएगा और मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इसमें कौन कौन से वो पॉइंट्स रहने वाले हैं, क्योंकि लोगों के सुझाव हैं, ऐसी बात का इंतजार है कि ड्राफ्ट कमेटी के जो 4 महीने के कार्यकाल बढ़ाए गए हैं इनमें कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिस पर सुझाव लिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये है कि जो अहम मुद्दे होंगे उसकी रिपोर्ट जो है वो सीएम को भी सौंपी जाएगी। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे एक और खबर की। तो उत्तराखंड के बिजली कंज्यूमर्स को अब हर महीने बिजली के अलग अलग दाम चुकाने पड़ सकते हैं और ज्यादातर महीनों में बढ़े हुए दाम। आपके घरों में बिजली पहुंचाने वाले उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल ने बाकायदा इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यूपीसीएल ने बिजली नियामक आयोग में एक रिट दाखिल की है जिसमें बिजली की बिल पर हर महीने सरचार्ज रिवाइज करने की बात की गई है। दरअसल
केंद्र सरकार द्वारा लागू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में किसी भी बिजली सप्लाई करने वाले कॉरपोरेशन को ये छूट दी है कि अगर बाजार में बिजली महंगी दाम में खरीदकर उपभोक्ता तक पहुंचाई जा रही है या फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो इसकी एवज में उस महीने के बिजली के बिलों में उपभोक्ताओं से सरचार्ज के रूप में अलग राशि वसूली जा सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि बिजली का बिल और भी बढ़ सकता है, पर आपकी जेब और ढीली हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थिएटर में फिल्म द केरला स्टोरी देखी है। इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। प्रदेश महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष समेत कई महिला कार्यकर्ताओं और स्कूल कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट्स ने भी फिल्म द केरला स्टोरी देखी है। फिल्म देखने के बाद सीएम ने कहा है कि जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते हैं और ऐसे लोग आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। आखिर कैसे बिना हथियारों के खतरनाक आतंकवाद चल रहा है और सच क्या है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा यह फिल्म केरल की सच्चाई है। सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया जा रहा है बहुत खतरनाक है। इससे इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए। और हर वो व्यक्ति जिसने आज ये पिक्चर देखी कहीं ना कहीं उसको झकझोर गई, क्योंकि आसपास हमारे ये हो रहा था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और इस कहानी को बताना बहुत जरूरी था, इस कहानी को सुनना भी बहुत जरूरी है। तो एक रियलिटी दिखाने वाली ये एक पिक्चर है और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करूंगी कि इसको यहाँ टैक्स फ्री किया जाए यूपी की तर्ज पे। देहरादून और आसपास अवैध मजारों पर आज बड़ा एक्शन हुआ है। गांव से लेकर शहर और जंगलों तक फैले ऐसे अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। अवैध मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। देहरादून में विकासनगर से लेकर सहसपुर तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई। वन विभाग ने शंकरपुर में जंगल के अंदर बनाई गई 10 से ज्यादा मजारों को ध्वस्त कर दिया। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने विकासनगर के छरबा में अपना अभियान चलाया और 5 बड़ी मजारों को पुलिस सिक्योरिटी के बीच ध्वस्त कर दिया। हालत यह है कि रिजर्व फॉरेस्ट तक में मजारें बना दी गई थी। आप लगाइए कि हम अभी सहसपुर के शंकरपुर गांव में एक रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में हैं, जहां साल का घना जंगल है। इस घने जंगल के बीच भी यहां पर मजार बना दी गई और मजार सिर्फ ये नहीं कि यहां पर कोई छोटी मोटी मजार बना दी गई हो। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहां पर 2 से 3 कमरे भी इस मजार की आड़ में बना दिए गए थे। लाइट की व्यवस्था क्यों दी गई है, पानी की क्यों दी गई है, हर चीज पे मतलब अलग ही रुतबा इन लोगों का बना हुआ है। उत्तराखंड में सिर्फ वन भूमि में 1000 ज्यादा मजार अवैध रूप से बनी है, जबकि रेवेन्यू और अन्य विभागों की जमीन का कोई हिसाब ही नहीं है। अब अतिक्रमण हटाने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बना दी गई है। ये तो गलत है ना, सरकारी जमीन को ऐसे गलत ढंग से कब्जाना भी तो गलत है। तो किसी भी तरह के अवैध टास्क फोर्स बनाई गई है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बनाई गई है और 0 टॉलरेंस के डायरेक्शन दिए गए। अतिक्रमण पर सरकार अब सख्त रुख अपना चुकी है और वैसे लोगों का नेस्तनाबूद होना तय है। देहरादून से सत्येंद्र के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 का नया वर्जन लॉन्च किया है। अब हेल्पलाइन नंबर जो है 1905 पर कॉल करने के साथ ही वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है, जहां 24 घंटे समस्या और शिकायत रजिस्टर
की जा सकती है। सीएम ने कहा है कि हर महीने सीएम हेल्पलाइन की 2 बार समीक्षा की जाएगी, जिसमें एक बार वो खुद समीक्षा करेंगे। सीएम ने कहा है कि तहसील दिवस लगाए जाएं, डीएम जनता दरबार में लोगों की समस्याएं और शिकायतों का समाधान करे। जिन अफसरों के लेवल पर समस्या का समाधान ना हो, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा। परिवहन विभाग में एएनपीआर सिस्टम की शुरुआत मंगलवार को सीएम धामी ने की है। एएनपीआर सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम। इसके कैमरों से गाड़ियों की नंबर प्लेट ऑटोमेटिक चेक होगी। इसके लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि जहां जरूरत हो वहां इस तरह के कैमरे लगाए जाएं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गन्ना किसानों को बकाया का भुगतान करने की मांग को लेकर मंगलवार से हरिद्वार के इकबाल चीनी मिल के आगे जो धरना शुरू किया है वो खत्म हो गया। और हरीश रावत ने धरना स्थल से अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स पर आज सुबह का एक वीडियो डाला है। दरअसल चीनी मिल पर 24 घंटे का धरना हरीश रावत की हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। और खबर देहरादून से, जहां वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का निधन हो गया है। सुशीला बलूनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। जनता दल के साथ ही यूकेडी के साथ जुड़ी रही। लंबे समय से सुशीला बलूनी बीमारी से जूझ रही थी और 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो सुशीला बलूनी अब हमारे बीच नहीं रही। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। सुशीला बलूनी के निधन पर सीएम धामी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि वरिष्ठ राज आंदोलनकारी और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी जी के निधन का अत्यंत दुख समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। राज्य निर्माण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में आपके द्वारा दिया गया योगदान हम सभी के लिए अनुकरणीय है। सीएम धामी के अलावा राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी सुशीला बलूनी के निधन पर दुख जताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी गहरा दुख जताया है। तो वहीं पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री सतपाल महाराज ने भी सुशीला बलूनी के निधन पर दुख जताया है। सुशीला बलूनी के निधन के बाद राज्य में शोक की लहर है। क्या मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर गाज गिर जाएगी? क्या सड़क पर मारपीट करना प्रेमचंद्र को मंत्री पद गवाकर भुगतान होगा? अब इन सवालों का क्या है जवाब, आप इस रिपोर्ट में देखिए। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का ये फाइटर रूप उनके लिए अब मुसीबत बनने जा रहा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रेमचंद्र अग्रवाल के वायरल वीडियो का संज्ञान ले चुका है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने तो मंत्री की इस हरकत को खुलकर गलत माना है, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये खुलकर कहने से बच रहे हैं। गलत जा रहा है, लेकिन अब हमें ये भी कहते हैं कि आप डिक्टेटर नहीं हो, तो हम डिक्टेटर नहीं है। जो आएगा बताएंगे आपको। साफ है कि पार्टी ने प्रेमचंद्र अग्रवाल की हरकत को शुरुआती तौर पर गलत मान लिया है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के इस बयान के बाद पार्टी का प्रेमचंद्र अग्रवाल को लेकर दिख रहा प्यार कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे ख्याल से अपनी गलती मानने में एक स्वभाव होता है व्यक्ति का कि आत्मशोध हो, आत्ममंथन हो और अपनी गलती कहीं पे होती है तो स्वीकार एक मनुष्य की एक उसका परिचय देती है चरित्र का। लेकिन मेरे को लगता नहीं है ये वाला चरित्र भारतीय जनता पार्टी में है।
जाहिर है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल की हरकत ने विपक्ष को एक बड़ा मौका दिया है। हालांकि कांग्रेस के नरम तेवर प्रेम के लिए कुछ राहत भरे जरूर है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर में कोसी नदी के पास शिवपुर टांडा में स्टोन क्रशर निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने पूरे मामले में सरकार और अन्य पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया है और 18 जुलाई से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में राजस्व विभाग ने प्रदूषण बोर्ड के निरीक्षण के बिना इसकी अनुमति दे दी थी, जिसको लेकर रोहन तने ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। देहरादून में 13 से 16 मई तक मिलेट्स महोत्सव आयोजित किया गया और इसके साथ बताते चले आपको महोत्सव की तैयारियों के सिलसिले में मंगलवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली। महोत्सव में अलग अलग सेशन में मिलेट्स की उपयोगिता और साथ ही वैज्ञानिक शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट्स महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इससे पहले गणेश जोशी ने मिलेट महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए 11 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसमें 83 करोड़ की व्यवस्था मिलेट मिशन में हमने की है। कैसे इसके ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, हमने एक भोज मुख्यमंत्री आवास पर एक हरी झंडी में हमने किया था। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर में 35 करोड़ रुपए से अधिक कामों का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब पंचायत चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चों की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इस तिथि से पहले जिनके 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं वही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा गया है। जिला पंचायत में अब 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ सकते हैं। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों के 2 से अधिक संतानें हैं वे अब चुनाव लड़ सकती हैं। ये कट ऑफ डेट जो है डिक्लेयर हो गई है। हरिद्वार में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के मजार को समाधि कहे जाने पर संत समाज में खासा गुस्सा है। संतों का कहना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर जुटी हुई है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने से गुरेज नहीं कर रही है। सरकार की सोची समझी राजनीति है। 2024 में उन्हें हिंदू मुस्लिम करना, उसी की मार्फत ये जो है ये समाधि तोड़ी। कि जो मजार आर्यनगर में टूटी है वो मजार नहीं समाधि है। मैं उनको कहना चाहता हूं पहले वो जाने समाधि क्या होती है और मजार क्या होता है। जो हमारे हिंदू समाज में जब हमारे संत ब्रह्मलीन होते हैं उनको समाधि दी जाती है और जब मुसलमान मर जाता है उसको मजार बनाया जाता है। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं अपनी भाषा को ठीक करें। और चलिए एक नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। नैनीताल में प्राधिकरण और पालिका ने पंत पार्क में बैठने के लिए बेंच लगाई थी, लेकिन इस पर भी रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। प्रदेश की 10 जेलों में कैदियों की स्वास्थ्य जांच के लिए 15 से 14 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें HIV, टीबी, हेपेटाइटिस की जांच होगी। कर्नाटक के बीजेपी नेता मणिकांत राठौर द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे गए, जिसके विरोध में टिहरी में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। बागेश्वर में जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता समाप्त मामले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन का 19 मई को चुनाव होगा, जिसके लिए 273 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गैरसैंण में पेयजल और पार्किंग की बड़ी समस्या है। इन समस्याओं के जल्द दूर करने का दावा किया जा रहा है। रामनगर में सट्टा किंग वसीम को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। उसके 2 सहयोगी विष्णु अग्रवाल और रमेश टमटा पर भी गैंगस्टर लगाया गया।
चमोली के देवाल के लवानी गांव के रहने वाले हवलदार कृपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कृपाल सिंह की देहरादून में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। देहरादून नगर निगम में अब कूड़ा गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने जा रहा है, क्योंकि कई जगह से कूड़ा गाड़ी के नहीं आने की शिकायत मिल रही है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर अल्मोड़ा में भी महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला।